अब देखेंगे हम क्लास 10th का 12th चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आसान है और छोटा चैप्टर है। और इतना होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 5 नंबर के 5 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। कहने का मतलब हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव आ जाए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 3 ऑब्जेक्टिव, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा तो हमें मैथ्स में 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? और बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा कुछ इसकी टेक्निक आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो कहाँ से आएंगे? तो अभी हम जो ये बेसिक कवर करेंगे ना, उसी में से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आ जाए, लगभग आपके बेसिक से कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन एक्सरसाइज से, तो हम यहाँ पर बेसिक भी कवर करेंगे, उदाहरण भी करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? आप प्रॉपर तरीके से एक तरफ से देखते जाइए, उसको समझते जाइए, नोट करते जाइए और नोट करने के बाद में उसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? देखना, क्वेश्चन ये उठता है कि वृत्तों का क्षेत्रफल, तो हमें मालूम है भाई कि वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा है। और नहीं भी पढ़ा तो भी अभी हम समझेंगे कि क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। लेकिन यहाँ पर संबंधित की बात की है। भाई आपको मालूम तो है ना कि वृत्त क्या होता है? वृत्त मालूम है ना? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक ये वृत्त है। वृत्त की परिभाषा तो मालूम है कि भाई एक वृत्त होता क्या है? ये समतल आकृति है और एक निश्चित बिंदु से अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये सारी परिभाषा हमने कई अलग अलग चैप्टरों में यहाँ पर की है और वृत्त वाले चैप्टर में पूरी परिभाषा और सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझे। चलिए ठीक है, 10th नंबर का जो चैप्टर था वहाँ पर पूरी डिटेल में हमने इसको समझाई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। देखिए इसके अंदर भैया हमने त्रिभुज बना दिया, एक क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया। और त्रिभुज इस प्रकार से बना दिया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र को कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया? एक, कितने टुकड़े में? ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा और ये अंदर वाला भाग हो गया। हो सकता है कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की जा रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो सकता है कि ये वाला लाल वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की जाए, या ये वाला कितना क्षेत्र होगा ये वाली बात की जाए, या ये वाला क्षेत्र होगा इसकी बात की जाए। तो इस प्रकार के टुकड़े जो बनेंगे उनकी बात की जाएगी। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक वृत्त है, एक वृत्त है, सपोज करें कि यही वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है और इस वृत्त में कुछ ऐसी स्थिति बन गई। देखना किस प्रकार की स्थिति बन गई। ये वर्ग बन गया भैया, वृत्त के अंदर वर्ग बन गया। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या इन टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या इसी के अंदर आपने आयत बना दिया। क्या बना दिया? आयत बना दिया। देखिए यहाँ पर आयत बन गया, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। या यहाँ पर ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या ये क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका कुछ उपयोग है कि नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि केवल हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको बता दूं, एक मेरे साथ में लाइव घटना हुई थी ऐसी। मैं एक फैब्रिकेशन जानते ना आप, जहाँ पर लोहे वगैरह की चीज़ें बनती है और वेल्डिंग वगैरह करते हैं और कटिंग पिटिंग होती है लोहे की, और कोई सामान बना के देते हैं। तो फैब्रिकेशन के यहाँ मैं कुछ सामान बनाने के लिए गया। ठीक है, कूलर वगैरह का स्टैंड वगैरह और कुछ ऐसे सामान बनाने के लिए मैं वहाँ गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या रेट लोगे आप, किस रेट से आप ये सारी चीज़ें बना के दोगे? तो कुछ के रेट तो उन्होंने किलो के हिसाब से बताया कि ये मैं किलो के हिसाब से दूंगा। कुछ के रेट जैसे चादर वगैरह है तो उन्होंने बोला कि मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि आप करते क्या है? तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ भाई, पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। तो बोले क्या पढ़ाते हो? तो मैंने कहा वीडियो देख लेना आप, है ना। तो उन्होंने वीडियो देखे और फिर उसके बाद मेरे पास में फ़ोन आया।
बोले सर मुझे आपसे जो आपका जो कोर्स है वीडियो है, ये वाले वीडियो मुझे पेड कोर्स चाहिए और मुझे ये इससे पढ़ना है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो यार तुम, ये सारी चीज़ें पढ़ के तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो फैब्रिकेशन का काम है, ठीक है ना। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया मुझे। उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ में दिन भर की घटना है, कई बार कस्टमर से मेरी उलझने होती है। कस्टमर क्या करता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाता है, स्क्वायर फीट वो कौन से फार्मूले लगाते हैं, कौन सी टेक्निक लगाते हैं, और वो टेक्निक से उल्टा सीधा कैलकुलेशन करते हैं और बोलते कि इतना स्क्वायर फीट हो गया और इतना पैसा लो, और वो चले जाते हैं। कई बार कोई लोग झूठ भी बोल देते हैं। चूँकि मुझे आता नहीं है इसलिए मैं मान भी जाता हूँ, तो इससे मेरा काफ़ी नुकसान होता है। तो उन्होंने कोर्स बाकायदा देखा, समझा, प्रैक्टिस की, और मैं आपको बता दूं कि वो उसके बाद में उनका फ़ोन आया। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में मेरे को अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। कहने का मतलब मैं एग्जैक्ट उसका कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ कि कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, कितना मैंने आपको चादर दी, कितना मेरा काम है, कितना किलो के हिसाब से रेट है, कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है, और मैं अब सारे कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर उस कारपेंटर, यानी कारपेंटर नहीं बोलेंगे, फैब्रिकेशन को अगर उसकी ज़रूरत है, तो हमारे भी दैनिक जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं होती है कि जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। देखिए, मान लिया जाए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ये समझते कि सपोज करें, मान लिया जाए कि हमारे पास हमें क्या करना है, एक इस प्रकार से पहिया बनाना है, इस प्रकार से पहिया बनाना है, और हम कारपेंटर के पास में भी बोल सकते, कारपेंटर लकड़ी का बनाना है, कारपेंटर के पास जाएंगे। लोहे का बनाना है तो फैब्रिकेशन वाले के पास जाएंगे। फैब्रिकेशन वाले के पास आप गए और आपने बोला कि मुझे ये पहिया बनाना है, बताइए कितने का होगा। तो क्या बोलेगा वो, मैं इसमें से ये जो चादर लगेगी, इस चादर का रेट अलग लूँगा, जितना भी स्क्वायर फीट लगेगा चादर उसका रेट अलग लूँगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर चादर कहाँ पर लग रही है, ये यहाँ पर चादर लग रही नहीं, ये वाली, ये जो पहिए वाला भाग है, यहाँ पर क्या लग रही है, चादर लग रही है। इसका क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए ना आपको, क्योंकि आपको पहिया बनाना है और सही रेट भी देना है उसको। इसके अंदर ये यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, कुछ पट्टियाँ लगी हुई है, ये कुछ ज़्यादा मोटी चादर की है, इसका रेट अलग ले रहा हो। उसने बोला कि मैं इसका रेट अलग लूँगा, ये वाले जो इसके जो ये यहाँ पर सपोर्टर लगे हुए हैं इसका रेट अलग लूँगा। यहाँ पर कुछ मोटा लोहा लगा हुआ है, इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से अलग रेट लूँगा। तो आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल अलग ज्ञात करना होगा, इनका अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, इसका क्षेत्रफल अलग ज्ञात करना होगा, जो भी उसके रेट है उससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कितना बेहतर है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नहीं तो उल्टा सीधा वो कम ज़्यादा कैलकुलेशन करके आपको बोलेगा कि इतने का पेमेंट हो गया और आपको पेमेंट करके आना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। मान लिया जाए कि इस प्रकार की एक डिजाइन है और वो डिजाइन आपको घर में लगाना है। आपको इस प्रकार की कोई डिजाइन या और भी कोई डिजाइन हो सकती है। आपने बोला फैब्रिकेशन को कि भाई मुझे इस कलर की और इस प्रकार की डिजाइन चाहिए, ठीक है। फैब्रिकेशन वाले ने आपसे बोला कि भाई साहब मैं क्या करूँगा, ये जो पीली वाली जो डिजाइन है ना, ये वाली महंगी डिजाइन है, ये 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं इसका पेमेंट लूँगा। जो ये वाली डिजाइन है इसका मैं अलग रेट से पैसा लूँगा, और इसका पैसा लूँगा मैं, मान लिया जाए कि ये सस्ता है तो 150 रुपये स्क्वायर फीट लूँगा मैं, इसका रेट 150 रुपये स्क्वायर फीट है। और आपकी जब डिजाइन तैयार हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन करना है, दोनों का रेट अलग अलग है तो दोनों का क्षेत्रफल भी अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, और उससे गणना करने के बाद आप उसको पेमेंट दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 5 नंबर के हिसाब से तो है ही महत्वपूर्ण, बाकी हम इससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको इस प्रकार के वाइसर लेने के लिए आप मार्केट में गए, देखिए ये वाइसर है, वाइसर लेने के लिए मार्केट में गए और आपने बोला कि मुझे एक काम करिए 100 वाइसर दे दीजिए। ऐसे वाइसर समझते हैं ना, जो नट बोल्ट के बीच में लगाया जाता है, तो ऐसे वाइसर दे दीजिए। अब उसने बोला कि भैया मैं किलो के हिसाब से नहीं दूंगा, नग के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से दूंगा इसको। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा आपको।
क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि भाई इसकी त्रिज्या इतनी है और इसका क्षेत्रफल इतना हो गया, एक वायसर का क्षेत्रफल इतना है। थोड़ा सा आप सोचिए ना कि ये वाला भी तो क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा, ये तो खाली है ना बीच में से, आपसे इसका भी पैसा लेने की वो कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अंदर वाला क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे, एक वायसर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें से 100 का गुना कर देंगे तो पूरे वायसरों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और दुकानदार को आप पेमेंट देंगे और घर जाएंगे। मतलब आप क्या है यहाँ पर लूटने से बच गए ना, वो ज़्यादा पेमेंट लेने वाला था आपसे, आप उसको कैलकुलेशन बताएंगे कि देखिए इतना पेमेंट हो रहा, ज़्यादा पेमेंट आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी घटनाएं भाई। आप देखेंगे कि वृत्ताकार, आयताकार और त्रिभुजाकार, ऐसी कई सारी आकृतियाँ हमारे लाइफ में मिलती है। जैसे ये चक्का दिख रहा है यहाँ पर, ये केक दिख रहा, ये डिजाइन दिख रही है, वायसर दिख रहा है ना, कोई मान लिया जाए कोई गड्ढे का ढक्कन है, ढक्कन हो गया, कोई टंकी है, टंकी का ढक्कन। इस प्रकार से हमारे यहाँ घड़ी लगी हुई है, घड़ी वृत्ताकार दिखाई दे रही है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं, और अभी हमारे पास में जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे तो बड़े बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही ऐसा लगेगा कि हाँ यार ऐसी घटनाएं हमारे साथ में कई बार घटित होती है। तो यहाँ पर हम एक तरफ से बात करेंगे कि जब क्षेत्रफल की बात आ रही है, ध्यान देना इधर, किसकी बात आ रही है, क्षेत्रफल की बात आ रही है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात आ रही है। तो इसको पहले तो क्षेत्रफल को समझना पड़ेगा, फिर उससे संबंधित की बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ आकृतियाँ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और आपको पहचानना है कि आकृति कौन सी है और क्यों है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इनको पहचानना आपको बेहद ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और इसका क्षेत्रफल, परिमाप और ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक आकृति तो मैंने यहाँ पर ये बना दी, दूसरी आकृति बना दी मैंने ये, इनको पहचानना है भैया आकृतियों को, और इसके सूत्र कैसे बनेंगे ये भी सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। एक आकृति ये बना दी मैंने, एक आकृति ये बना दी, इसी प्रकार से एक आकृति और बना देता हूँ मैं, एक आकृति ये बना दी मैंने, ठीक है, इस प्रकार से आकृति बना दी। और एक तो ये वाली भी आकृति है, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से और एक आकृति बना देता हूँ मैं, इसी प्रकार से और एक आकृति बना देता हूँ। और ये सारी की सारी जितनी भी आकृतियाँ बना रहा हूँ ना मैं, समतल आकृतियाँ कहलाती। कैसी आकृतियाँ कहलाती है? समतल आकृतियाँ कहलाती है। देखिए एक ये बना दी मैंने, ठीक है, और बना देता हूँ मैं कुछ आकृति है। ये देखिए एक आकृति ये बन गई, कुछ समतल आकृतियाँ बना रहा हूँ मैं, एक आकृति ये हो गई, हैं, एक आकृति यहाँ पर इस प्रकार से ये बना दी मैंने, ऐसी आकृति बना दी। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसका नाम परिमाप भी होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम जो है क्षेत्रफल एवं परिमाप रह सकता है नाम। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में परिमाप की भी बात की जाएगी और क्षेत्रफल की भी बात की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भैया परिमाप होता क्या है। क्या? परिमाप, ठीक है। अच्छा, इनकी विशेषताएं भी मालूम होना चाहिए कि क्योंकि जब भी क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे तो इनके आपको सूत्र भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, और इसकी विशेषताएं भी मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समांतर भुजा है। कैसी है? समांतर। समांतर, समांतर मतलब समान अंतर। क्या है? समान अंतर। देखिए ये वाला जो अंतर है ना, ये वाला जो अंतर है, ये वाला अंतर है, कहीं पर भी किसी बिंदु पर भी आप लंब डाल दीजिए, ये सारी बराबरी की भुजाएं हो रही। मतलब इस भुजा के और इस भुजा के बीच में जो अंतर है वो कैसा है? समांतर है, समान अंतर है। तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर। और चतुर्भुज, चार भुजाएं, चतुर्भुज। लेकिन देखिए ये वाली भी समांतर भुजा है, समांतर भुजा। देखिए ऐसे में भी समान अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समांतर चतुर्भुज है, लेकिन जब इसके जो कोण है, ये वाले कोण, ये वाले जब 90-90 अंश के हो जाएंगे
90 90 अंश के हो जाएंगे तो फिर ये समांतर चतुर्भुज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये आयत भी कहलाएगा। क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। मतलब चारों कोण बराबरी के बोल दो या चारों कोण 90 90 अंश के बोल दो, तो समांतर चतुर्भुज से क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। देखिए समांतर मतलब समांतर को दर्शाने का ये तरीका होता है, तीर का चिन्ह बना दिया जाता है एक ही डायरेक्शन में, और ये भी समांतर है तो मैं डबल तीर बना देता हूँ। ये दोनों भुजा समांतर, ये दोनों भुजा समांतर। अच्छा ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर। देखिए ना इनके बीच का जो अंतर होगा ना, ये वाला अंतर है, ये भी हमेशा क्या होगा? अंतर समान होगा। इनकी भुजाओं के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए इसको भी समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। इसके समांतर ये वाली भुजा, इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा। आ गई बात समझ में? लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? इनमें सारे कोण 90 90 अंश के होते हैं, और इसमें ये वाला और ये वाला कोण बराबर का होता है, और ये कोण बराबर का होता है। 90 अंश के आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। बस दोनों में अंतर यह है कि ये 90 अंश का कोण होना आवश्यक नहीं है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इन आकृतियों की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्यों? सम यानी बराबर, चतुर्भुज चार भुजाएं इसलिए चतुर्भुज। सम यानी बराबर। बराबर का मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा की लंबाई बराबर, ये वाली भुजा की और ये भुजा की लंबाई बराबर, यानी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? इसमें बराबर होती है। और जब ये चारों कोण अगर 90 अंश के हो जाए तो इसको वर्ग बोला जाएगा। आई बात समझ में? और चारों कोण अगर 90, ये भी चारों भुजा बराबर है। देखिए चारों भुजा यहाँ पर भी बराबर है, ये भी समांतर है, और ये वाली भी दोनों आपस में समांतर है। इसमें भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। ठीक है ना? दोनों की विशेषता एक जैसी है, केवल एक अंतर है कि इसके चारों कोण 90 अंश के हैं और इसके चारों कोण 90 अंश के नहीं है। तो इसको क्या बोला जाएगा? समचतुर्भुज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? समचतुर्भुज। चतुर्भुज। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए ये है व्रत। व्रत कैसा है भैया? इसका एक केंद्र है। व्रत की परिभाषा क्या बोलता है? किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, देखिए समान दूरी पर ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये सारे के सारे बिंदु क्या है? समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। देखना फिर से और एक बार इसकी परिभाषा बना रहा हूं मैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। देखिए ना ये जो रेखा बन रही है ये क्या बिंदुओं से मिलकर तो बन रही है, तो एक पथ बन गया। इस बिंदु पथ को क्या बोला जाता है? व्रत बोला जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। यहां से सारे बिंदु क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं। अच्छा ये क्या है? त्रिभुज है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति है। इसकी ये दो भुजाएं कैसी है? बराबर है। कैसी है? दो भुजाएं बराबर है। और ये भुजा अलग है भैया, छोटी दिखाई दे रही है भुजा। मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। त्रिभुज मुख्यतः अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, अगर इनकी भुजाओं के आधार पर अगर बोला जाए तो। क्या? समबाहु। समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। कितनी? तीनों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। देखिए ना, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। अरे नाम में पूरा छुपा हुआ है इसका अर्थ। तो तीनों भुजाएं जब बराबर रहेगी तो समबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु। सम द्विबाहु। द्वि किसको बोलते? मेरे ख्याल से द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इसको क्या बोला जाता है? सम द्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। और विषम बाहु। विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब क्या होगा? सारी भुजाएं असमान, मतलब सारी भुजाएं असमान भुजाएं। तीनों भुजाएं क्या रहेगी? असमान भुजाएं रहेगी। तो उसको क्या बोला जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। बात क्लियर है? जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा
तो विषम बाहु बोला जा सकता, समबाहु बोला जा सकता, समद्विबाहु बोला जा सकता। तो ये सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है भाई? क्यों? ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक कोण इसमें 90 अंश का होता है और बाकी के कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों का योगफल 90 अंश का। देखिए, एक कोण 90 अंश का और ये दोनों कोणों का योगफल 90 अंश। छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों का योगफल हमेशा 90 अंश होगा। और त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एक कोण 90 अंश का, बस। ये क्या है? क्या है बताना? ये वर्ग है क्या? क्यों वर्ग है क्या? अरे भाई, ये भी समचतुर्भुज दिखाई दे रहा, चारों भुजाएं बराबरी की है इसमें। क्यों? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा बराबर की है, तो समचतुर्भुज है। ठीक है? ये 5 भुजा है और पांचों भुजाएं बराबर है, तो सम पंच। 5 भुजा है ना, सम पंचभुज। तो वैसी बात हो गई ना, समबाहु त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, अगर मान लिया जाए बराबर है तो। और सम पंचभुज, त्रिभुज की जगह पंचभुज हो गया। ठीक है ना, 5 भुजा है इसलिए पंचभुज। अच्छा, ये सारी की सारी जो आकृति है ना, इनको क्या बोला जाता है? इन सारी आकृति को क्या बोला जाता है? समतल आकृति है। ये बात याद रखना, समतल आकृति। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, होता क्या है कि बच्चा देखता है, अरे यार ये हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर टूट पड़ते हैं। और एक्सरसाइज फार्मूले रटे और एक्सरसाइज पर टूट पड़ते। अरे भाई, एक्सरसाइज पर टूट पड़ेंगे, इसके क्वेश्चन बनाएंगे, सारी चीज़ें होगी, लेकिन समस्या कहाँ पर आएगी? ये सारी बातें हो सकता है आपको सारी चीज़ें मालूम है, और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है कि समबाहु चतुर्भुज बोल दिया, वर्ग बोल दिया, इसकी विशेषताएं नहीं मालूम। तो विशेषताएं नहीं मालूम तो सही तरीके से वहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम एक एक बात हम समझेंगे, भले टाइम लगे, लेकिन चीज़ें क्या होना चाहिए, सारी स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, समतल आकृतियाँ क्यों बोलते भाई इसको? समतल है ना, ये कैसी समतल है? समतल का मतलब ये है कि ये बोर्ड के ऊपर बनाई है मैंने। बोर्ड कैसा समतल है? बोर्ड के ऊपर ऐसी उठ के बाहर नहीं निकली है। ये कैसी बाहर नहीं निकली है? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक मार्कर है, देखिए मार्कर दिख रहा, मार्कर का मैं चित्र बनाना चाहूँ इस पर, तो ये बना दिया मैंने चित्र। क्या इसको देख के आप मार्कर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये समतल आकृति नहीं है, मैंने नीचे वाला पृष्ठ बनाया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, लेकिन ये इसके ऊपर भी तो उठा हुआ है ना। तो समतल तो है, लेकिन समतल के ऊपर बाहर की ओर जब उठा रहेगा तो समतल आकृति नहीं होगी। जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जैसे बेलन हो गया, एक गोला हो गया, गोला समतल आकृति नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? त्रिविमीय आकृति है। तो अभी हमें समतल आकृतियों के बारे में पढ़ना है। त्रिविमीय आकृतियाँ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल सा एक पार्ट आएगा इसमें, आप इसको नोट कर लो। परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप, परिमाप का मतलब ये हो गया कि भैया बाउंड्री, आउटलाइन, बाहर से कितना लंबा है, कितना लंबा है, लंबाई। याद रखना। मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे एक तार का ये वाला बनाना है, क्या बनाना है? तार का बनाना है इसको, तो मुझे कितना लंबा तार लगेगा ये आयत बनाने के लिए? तो क्या करेंगे? इतना लंबा तार लगेगा, फिर इतना लंबा लगेगा, फिर इतना लंबा लगेगा, और फिर इतना लंबा लगेगा, पूरा एक चक्कर हो जाएगा, और आप बोलेंगे कि इतना लंबा तार लग रहा। तो ये होगा परिमाप। कहने का मतलब इसकी जो सीमा है ना, इसकी सीमा की लंबाई, सीमा मतलब बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई कितनी है, वो उसका परिमाप होगा। हर आकृति का ऐसे ही रहेगा। ये फिर इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, इसका परिमाप बनेगा, इसको परिमाप बोला जाएगा। ये वृत्त का परिमाप कहलाएगा। वृत्त का परिमाप एक चक्कर में जितना रहेगा, लेकिन वृत्त के परिमाप को परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। जो क्रिकेट के बाहर मान लिया जाए वृत्ताकार, वो रस्सी लगी हुई है 4 जिसके बाउंड्री वाली, ठीक है, तो अगर ये वृत्ताकार है, जनरली मेरे ख्याल से वो वृत्ताकार नहीं होती ना, कहीं कम ज़्यादा होती है, थोड़ा सा अंडाकार के आकार की होती है शायद, मुझे कंफर्म नहीं मालूम।
तो वहाँ पर नहीं बोल सकते हम। अगर वृत्ताकार है तो ये एक चक्कर में जितना चले तो वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। लेकिन वृत्त के लिए इसको परिमाप नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, ये भुजा की लंबाई धन ये भुजा की लंबाई धन ये भुजा। अब समझ गए होगे सारी बात। परिमाप मतलब एक चक्कर, याद रखना एक ही चक्कर लगाना है, उसी को परिमाप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 चक्कर का आपने कैलकुलेशन कर लिया, नहीं, एक चक्कर जितना लंबा है ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। इसका परिमाप ये है। और सेम इसी सारी आकृति, चाहे कैसी भी आकृति हो, एक चक्कर में जितना लंबाई चलेगी, लंबाई, उसको परिमाप बोला जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्र, क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्र। क्षेत्र क्या होगा, ये अंदर वाला भाग, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लिया जाए कि आपके यहाँ मकान बना हुआ है, आप जिस भी मकान में रहते हैं वो मकान बना हुआ है, ये अंदर वाला क्षेत्र कहलाता है। आपके यहाँ एक मकान बना हुआ है, सपोज करें कि ये जो मकान बना हुआ है इस प्लाट में बना हुआ है। देखिए इतना बड़ा प्लाट है, वो इतने बड़े प्लाट में मकान बना हुआ है। आपसे अगर पूछा जाए किसी ने कि आपका जो मकान है कितने क्षेत्र में बना हुआ है, कितना बड़ा मकान है, कितना प्लाट एरिया है, तो आप क्या बताएंगे, कितना बताएंगे, 1500 मीटर। क्यों 1500 मीटर बताएंगे? क्या गिनेंगे इसमें, ये वाला गिनेंगे क्या, ये वाला, ये तो परिमाप है, ये नहीं गिनेंगे, 1500 मीटर नहीं बताएंगे हम। क्या बताएंगे, जब आपके प्लाट की बात की जाती है तो क्षेत्र बताया जाता है। क्षेत्र क्या बताया जाता है, ये अंदर वाला भाग जहां पर मकान बना है। अरे मकान यहाँ पर बाउंड्री पर थोड़ी बना है, यहाँ तो बाउंड्री वाल बनती है ना, मकान बना हुआ है ये अंदर वाले क्षेत्र में, तो इसको बोला जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये डायग्राम जो है वो सबको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है, क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है। अब यहाँ पर अगर हम इसके वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का एक इतिहास रहा है। ठीक है ना, इतिहास मेरे ख्याल से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किया था कि वास्तव में जो वृत्त का क्षेत्रफल बना है वो कैसे बना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मामला, इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। और कई सारे गणितज्ञों का इसमें हाथ है, ठीक है ना, और जिसमें से भारत का एक बड़ा योगदान है इसमें। और वो किस प्रकार से, यहाँ पर भी आप देखिए, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो ग्रीक से हुई थी, यूनान से हुई थी। यूनान और ग्रीक क्या है, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम यूनान बोला जाता है इसको। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं या वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, वहाँ पर क्या ग्रीक भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, तो उस कंट्री में, यूनान में एक गणितज्ञ हुआ करते थे, या भौतिक शास्त्री भी जिनको बोला जाता था, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भौतिक शास्त्री थे उनके साथ में काफ़ी वहाँ पर समस्या देखने को मिलती थी। कैसी, उनको क्या है, कुछ सामान देखते थे कि बैलगाड़ी से एक या घोड़ा गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाना पड़ता था, तो उसके जो पहिए हुआ करते थे ना, ऐसे उबड़ खाबड़ हुआ करते थे, समझ रहे। और जब गाड़ी का पहिया उबड़ खाबड़ रहेगा तो क्या होगा, सामान बार बार गाड़ी में से गिर जाएगा, ये बड़ी एक समस्या। दूसरी बात, घोड़ा गाड़ी है तो घोड़े को पहिया अगर उबड़ खाबड़ रहेगा, पूरा वृत्ताकार नहीं रहेगा, तो उसको सामान खींचने को भी या ढोने को भी ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि यार ये जो घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी के द्वारा जो सामान खींचा जा रहा, अगर ये पहिया एकदम बिल्कुल गोल रहे तो मज़ा आ जाएगा, घोड़े को भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और हमें सामान ढोने में भी ज़्यादा सुविधा होगी, बार बार गाड़ी में से सामान नहीं गिरेगा। तो उन्होंने देखा कि ये जो पहिया है, पहिए का जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर रोल है। तो इसका जो व्यास होता है पहिए का, देखिए ध्यान देना इधर, पहिए का व्यास क्या होता है, तो आपको मालूम है कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु को मिला दो और मिलाने वाला रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो इस रेखाखंड की लंबाई को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। बात समझ में आई ना।
तो उन्होंने एक वृत्त बनाया और वृत्त बनाने के बाद में उसके अंदर एक व्यास खींचा और उन्होंने ये देखा कि ये जो वृत्त की परिधि है ना, देखिए ध्यान देना, इधर वृत्त की परिधि है ना, ये वाली लंबाई कितनी है। और इन्होंने क्या किया, एक धागे से इसकी लंबाई मापी थी। कैसे धागे से? भाई स्केल तो ऐसे 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 घुमाएगा तो चल नहीं पाएगी, तो उन्होंने एक धागा बिछाया और धागे की सहायता से इसकी लंबाई को मापा और जितनी भी उसकी लंबाई निकली उसको क्या बोला जाता है आपको मालूम है? उसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है, वृत्त की परिधि बोला जाता है। भाई एक चक्कर में जितनी ये लंबाई है उस लंबाई को उन्होंने माप लिया और इसका जो व्यास है, ये वाला व्यास, और व्यास को भी माप लिया। स्वाभाविक सी बात है कि परिधि क्या होगी, व्यास की अपेक्षा कुछ बड़ी होगी ना। तो ऐसे परिणाम उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ वृत्त छोटे बनाए, कुछ वृत्त बड़े बनाए, कुछ वृत्त बहुत बड़े बनाए और उनका अनुपात देखा तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। उनका जो ये अनुपात था तो वो लगभग सभी का एक जैसा अनुपात था। तो उन्होंने बोला कि ये क्या एक अचर राशि है। कहने का मतलब अगर परिधि की लंबाई को अगर व्यास से अगर भाग दिया जाए, मतलब इस लंबाई को इस लंबाई से भाग दिया जाए तो हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। उन्होंने ये देखा चाहे वृत्त कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, सब में मान बराबर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब ये निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका कुछ न कुछ नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया इसका जो नाम है वो क्या दे देना चाहिए? पाई दे देना चाहिए। पाई क्यों लिया? अगर आप देखेंगे कि ग्रीक की जो या यूनान की जो लैंग्वेज है वहाँ पर जो ABCD चलती है, अल्फ़ाबेट्स चलते हैं, वो कैसे होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये 16वां लेटर है पाई, उनके ABCD का 24 लेटर होते हैं उसमें से 16वां लेटर है। तो इस चिन्ह का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया। उन्होंने ये देखा कि भैया ये व्यास का अगर तिर्यक गुना कर दिया जाए तो परिधि बराबर से क्या हो जाएगा? परिधि बराबर से क्या हो जाएगा? पाई गुणित व्यास। और हमें मालूम है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। नहीं, ये केंद्र है तो इधर भी त्रिज्या हो गई, इधर भी त्रिज्या हो गई, तो ये पाई हो गया और त्रिज्या का मान कितना होता है? 2r होता है। तो ये बन गया 2 पाई r। तो कहने का मतलब जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र है सबसे पहले आर्किमिडीज ने बनाया और उन्होंने इस आधार पर बनाया कि भैया वृत्त की परिधि का क्षेत्र परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाई का मान कितना होगा? तो इस पाई के मान के लिए सबके अलग अलग यहाँ पर मत हुए। तो आर्किमिडीज ने सबसे पहले बोला कि पाई का मान जो होगा 223/71, 223/71 होगा लगभग, बोला उन्होंने। ठीक है, और इसी के आधार पर गणना की तो लगभग ये एक वृत्ताकार पहिया बनना चालू हो गया इस आधार पर। तो देखिए कितना बड़ा आविष्कार है, छोटा मोटा आविष्कार थोड़ी है कि उन्होंने ये देखा कि इसका अनुपात क्या है, उस आधार पर पहिया बनाया जाए तो पहिया बिल्कुल एकदम वृत्ताकार बनेगा, बिल्कुल गोल बनेगा, लगभग गोल बनेगा। हम ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं, एग्जैक्ट फिर भी नहीं बनेगा। इसके चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम कि सबसे पहले जो आर्किमिडीज ने काम किया था, उन्होंने बोला था कि भैया ये जो पाई का मान होगा 223/71 होगा। जो आर्किमिडीज का जो जन्म हुआ था 287 BCE, मतलब ईसा पूर्व, सोच लीजिए आप, ठीक है ना, ईसा पूर्व, यानी कि अभी 2022 चल रहा और 2022 हो गया और ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो 287 2022 में आप जोड़ दीजिए तो इतने वर्ष पुरानी बात है। इसके बाद भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, त्रिकोणमिति में भी सुना है, कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें आर्यभट्ट के खोजों के बारे में हमें मालूम है। भारतीय गणितज्ञ थे और ये थे 476 से 550 ईसा पूर्व। तो इन्होंने पाई का मान दिया लगभग कितना? लगभग 62,832/20,000। उन्होंने बोला कि लगभग इतना मान होगा। और आप देखिए कि अगर 2 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 1 2 और 2 छके 12 और 4 शून्य है तो 4 अंकों के बाद दशमलव। मतलब आर्यभट्ट ने बोला कि जो पाई का मान होगा वो होगा 3.141 और 6 भी बोल सकते हैं हम।
लेकिन लगभग जो आर्यभट्ट ने बोला कि 3.141 और यही मान को हम रखकर गणना करते हैं। और इसके बाद भारतीय गणितज्ञ जो आधुनिक युग के गणितज्ञ भी बोला जाता है जिनको, श्रीनिवास रामानुजन, ये 1887 से 1920 में रहे। बड़ी कम उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो 1920 तक रहे और इन्होंने एक प्रमेयिका बनाई और उस आधार पर उन्होंने लाखों अंकों तक, दशमलव के लाखों स्थानों तक पाई का मान ज्ञात किया। लेकिन जो वास्तव में जो मान रखा जाता है, जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वो आर्यभट्ट के द्वारा मान जो निकाला गया था 3.141 मान रखते हैं। और ये क्या होता है, लगभग होता है। ये बात समझ में आई? ये मान कैसा होता है, लगभग होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि जो पाई का मान होता है वो क्या होता है, 22/7। अगर हमें उसको भिन्न के रूप में अगर लिखना है तो 22/7 रखा जाता है। दशमलव के रूप में अगर रखना है तो 3.141 रखा जाता है। और ये जो मान होता है ये कैसा होता है, लगभग होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पाई का जो वास्तविक मान है ना, ये जो वास्तविक मान है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, क्यों मालूम है ना अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसा मान जब आप इसका मान निकलेगा तो ये तो एक तो अशांत रहेगा और अनावर्ती रहेगा। अनावर्ती मतलब पुनरावर्ती नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या होता है। 9th क्लास में आपने एक क्वेश्चन भी किया होगा कि पाई अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका कारण ये है कि पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का जो वास्तविक मान होता है वो क्या होता है, अशांत होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता दशमलव के बाद में, और पुनरावर्ती भी नहीं होती, इसको आवर्ती भी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक हमें ये बात पता चली। ठीक है, ये सब सारी बातें आप नोट करते हुए जाएंगे। हमें पता चली कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, बराबर से 2πr होता है। बात क्लियर है? ये क्या होती है, एक्चुअल लंबाई होती है। ठीक है ना? अगर मान लिया जाए कि त्रिज्या r है, r सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसकी इकाई लिखने का भी तरीका याद रखना चाहिए कि लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर में, अगर त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो त्रिज्या, मीटर में है तो इकाई क्या होगी, मीटर होगी। ऐसा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बात देखते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और ये कैसे ज्ञात हुआ, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखना, हम क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में ये वृत्त है, तो ये अंदर वाला जो ये भाग है जिसने स्थान घेर के रखा है, इस आकृति ने जितना स्थान घेर के रखा है वो क्षेत्र कितना है। और परिधि का मतलब क्या है? परिधि का मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई कितनी है। बस इतनी बात याद रखो। और ये बातें हमने 9th क्लास में सीख भी ली थी। देखना, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया था। इसके क्या है, हम 2 टुकड़े करते बराबरी के, और 2 टुकड़े करने के बाद में फिर बराबरी के 4 भाग करते। 4 भाग करने के बाद में फिर 8 बराबरी के भाग कर देते हैं। 8 भाग करने के बाद में 16 भाग कर देते। इसके समझ में आ रही बात? 16 भाग कर देते हम बराबरी के। आप कार्डबोर्ड पर भी ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। कितने भाग कर दिए हमने? 16 भाग कर दिए बराबरी के। अगर आप गिनेंगे तो सब पर क्या करते हैं हम, गिनती भी लिख देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे क्या हो गया, 16 भाग बराबरी के हमने कर दिए। छोटे बड़े दिख रहे होंगे, आप ये मान के चलिए कि बराबरी के किए। आप माप के कर सकते हैं और ऐसा क्षेत्रफल आप घर में भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, हम क्या करते हैं, कैंची की सहायता से ये सारे टुकड़ों को कट कर देते हैं। जहाँ से हमने लाइन खींची है ना, वहाँ से कैंची चला के इसको बराबरी के 16 टुकड़े ऐसे अलग अलग पीस निकाल देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास में जो टुकड़े बनेंगे वो इस प्रकार के बनेंगे। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? इस प्रकार के टुकड़े बनेंगे, हाँ या ना? ऐसे ही बनेंगे ना।
तो इन टुकड़ों को क्या करते हैं हम, अरेंज करना चालू करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, देखिए अरेंज कैसे करते हैं, एक टुकड़े को ऐसा रखते हैं उल्टा, और दूसरे टुकड़े को रखते हैं हम इधर से उल्टा। आई बात समझ में। और सेम इसी प्रकार से ऐसे रखते रखते, इस प्रकार से ऐसे रखते रखते आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आने वाली है। देखिए इस प्रकार की स्थिति हमारे पास यहाँ पर आने वाली है। कैसी स्थिति आएगी कि ये इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और जब हम ये सारे टुकड़े रखेंगे तो इस प्रकार की स्थिति आएगी, और आगे बढ़ेगी। ये 16 टुकड़े हैं ना, तो 16 टुकड़ों को इस प्रकार से हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अरे 13 हो गया, और इसी प्रकार से 14 15 और ये 16। इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से जब हमने रखा, और रखने का तरीका क्या रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर से 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस प्रकार से अरेंज किया है। आपको कुछ लगभग ये ऐसा लग रहा होगा कि ये आयत की आकृति का है, लगभग आयत की आकृति जैसा दिखाई दे रहा होगा। और नहीं दिखाई दे रहा तो और बना सकते हैं हम, इसके 32 टुकड़े कर दो आप इसके, और 2 टुकड़े कर दो। और जब 2 टुकड़े और करेंगे तो ये वाली जो ऐसा झुकाव है ना, ये वाला झुकाव धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखना ना, अगर मान लिया आप इसके 4 टुकड़े करते हैं तो 4 टुकड़े में कैसा दिखेगा, ये और इसी प्रकार से ये, और इस प्रकार से ये, और इसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसकी अपेक्षा कम आयत दिखाई दे रहा नहीं, आयताकार दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे ऐसा धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, ज़्यादा जब टुकड़े करेंगे तो इस प्रकार से एक लगभग एक आयताकार आकृति को हम यहाँ पर मान सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो वक्र यहाँ से इस प्रकार से जो वक्र हुए थे ये वाले, देखिए ना, 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से जो 8 तक गया, तो यहाँ पर गिनती देखिए जरा, 1 से 8 तक कहाँ गया, यहाँ से देखिए आप 1 से 8 तक। यहाँ पर आधा वृत्त हो गया क्या, ये हो गया क्या आधा वृत्त, बिल्कुल हो गया। ये पूरे वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर है, तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर, और इधर के आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर होगी। सही है क्या? अरे भाई पहले पूरा क्या कितना है, 2 पाई आर है, तो पाई आर धन पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर, तो इधर वाला पाई आर और इधर वाला पाई आर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लंबाई है लगभग कितनी है, पाई आर, और ये वाली भी लंबाई कितनी है, पाई आर है। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली जो भुजा है वो वाली कौन सी भुजा है, ये वाली है और ये वाली है, ये सारी भुजाएं है ना, ये आर आर जो त्रिज्या थी, तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है, आर है, और इसकी भी लंबाई कितनी है, आर है। अब ये बताइए कि इस आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको मालूम है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आई ना बात समझ में। तो लंबाई कितनी है इसकी, पाई आर, और चौड़ाई कितनी है, आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वृत्त जो बना हुआ था उसी वृत्त के तो टुकड़े बना के ये बनाए मैंने, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो भी पाई आर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अभी तो 2 फार्मूले याद करना है, एक वृत्त का परिमाप और एक क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। तो इस आधार पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते, कुछ उदाहरण देखते, और फिर उदाहरण के बाद में एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आप पहले प्रॉपर तरीके से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन देखने के बाद में उसकी नोट करिए, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करिए, बड़े आसानी से बनने वाले हैं। अब देखना, अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं हम, और उदाहरण को या क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है ये भी बात देखिए आप। बिल्कुल आसान है,
कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन में बोला गया ना उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए आप, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। देखना, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। अगर मान लिया जाए कि आपको अपने खेत में बाड़ लगाना है, सोचिए आप थोड़ा सा, भाई आपके साथ में भी तो ऐसी स्थिति होती है ना। बाड़ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास में एक वृत्ताकार खेत है, ये खेत है और इस खेत के आसपास बाड़ लगाना, खेत हो या घर हो या घर की बाउंड्री हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, दोनों के लिए सबके साथ में कंडीशन एक ही रहेगी। मुझे एक बात बताइए कि आपको एक खेत के आसपास बाड़ लगाना है, बाड़ का मतलब बाउंड्री, ताकि जानवर वगैरह अंदर न घुसे, ठीक है ना। कहाँ लगाएंगे बाउंड्री, यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक जगह से शुरुआत करेंगे कि नहीं, यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ऐसी वृत्ताकार ऐसी बाउंड्री लगाएंगे। वृत्ताकार खेत है तो वृत्ताकार ही लगाएंगे। अब ऐसी बाउंड्री लगाने का खर्च कितना आ रहा, 5280 रुपये, इतना कुल खर्चा आ रहा, ठीक है। देखिए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना आता है। कहने का मतलब यहाँ पर हर मीटर पर कितना खर्च होता है, हर मीटर पर 24 रुपये का खर्च होता है। आई बात समझ में, यहाँ पर 24 रुपये लगेगा, यहाँ 24 रुपये लगेगा, यहाँ 24 रुपये लगेगा, 24 रुपये, इस प्रकार से खर्च होता है। कुल खर्च कितना है, इतना है। बात क्लियर है, चलिए इतनी बात समझ लेते हैं हम। इस खेत की 0.50 प्रति इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जुताई कराना है तो कहाँ कराएंगे, तो यहाँ पर जो खेती करना है तो जुताई करना है तो कहाँ करेंगे भाई, अंदर ही करेंगे ना। फसल कहाँ बोएंगे, बाउंड्री पर बोएंगे क्या, बाउंड्री पर थोड़ी बोएंगे, इधर अंदर की ओर बोएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अंदर जुताई करना है हमें, तो अंदर का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए ना आपको। और आपको मालूम है कि क्षेत्रफल कब पता चलता है भाई, क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल, ये बस मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जो चीज़ ज्ञात करना है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है। मुझे एक बात बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², होता कि नहीं होता है भाई। पाई का मान तो आप 22/7 रख देंगे, आर का मान तो चाहिए, त्रिज्या जब तक नहीं मालूम रहेगी तब तक कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो आर का मान ज्ञात करना है, तो आर के मान को ज्ञात करने के लिए ये वाली जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2πr। बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताना, यदि मान लिया जाए आपको त्रिज्या दी रहती, त्रिज्या दी रहती और आपको ये नहीं दिया जाता और आपको बोला जाता कि हर 1 मीटर का आपको 24 रुपये का खर्चा आता है, तो आप कुल कितना खर्चा आएगा अगर ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन भले ही एक है, लेकिन इसके साथ में इससे सराउंडिंग भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके जैसे और भी घुमा फिरा के कैसा दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको त्रिज्या दी जाती, मान लिया जाए कि इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो आप क्या करते, इसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं, कितने मीटर लंबी परिधि है, और हर 1 मीटर का 24 रुपये खर्चा आता, तो परिधि की लंबाई में 24 का गुना कर देते तो इसका कुल खर्चा आ जाता है। अब यहाँ पर उल्टा दिया है, कुल खर्च दिया है, तो प्रति मीटर कितना खर्चा आ रहा है, 24 रुपये। तो 24 से अगर भाग देंगे तो आपके पास में परिधि आ जाएगी ना। जो मैंने अभी बात बताई उसका उल्टा हो गया कि नहीं। अरे भाई, अगर 24 रुपये प्रति मीटर खर्चा आता है और आपको इसकी लंबाई मालूम है, तो लंबाई में अगर 24 का गुना करेंगे तो आपको कुल खर्चा आ जाएगा। और इसका उल्टा सोचो आप, कुल खर्चे भी दिया है, प्रति मीटर खर्चे भी दिया है, तो इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम बस कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, और परिधि की मदद से आप त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे, और त्रिज्या के मान से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बस हो गई बात खत्म। क्वेश्चन का लॉजिक पहले समझ लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हल करो। देखिए, सबसे पहले तो क्या बोलेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, बाड़ बनाने का प्रति मीटर का खर्च कितना है,
बराबर से रुपये 24 रुपये खर्चा है भैया प्रति मीटर, 1 मीटर का। कुल खर्च कितना है? बाड़ बनाने का कुल खर्च कितना है? पूरा खर्च कितना आ रहा? कुल खर्च ये आ रहा बराबर से रुपये 5000, कितना है? 5280 रुपये आ रहा खर्च। तो बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? तब बाड़ की लंबाई और बाड़ की जो लंबाई रहेगी ना, उसी को वृत्त की परिधि बोला जाएगा। वृत्त की परिधि को ही तो बोला जाता है बाड़ की लंबाई। भाई बाड़ की लंबाई बोलिए चाहे वृत्त की परिधि बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। बराबर से कितना है? 5280 को भाग दे दो किससे? 24 से भाग दे दो। कहने का मतलब कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर का खर्च। 24 दूनी 48, देखिए 48 दो बार कैंसिल हो गया और बचे 4। 24 दूनी 48 और 220 इतना आ गया। तो मतलब हम यहाँ पर बोल सकते कि अतः वृत्त की परिधि बराबर से कितना आ गया हमारे पास में? 220 मीटर। इतनी आपके पास में परिधि पता चल गई। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। भाई वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr रख देता हूं मैं यहाँ पर। बराबर से क्या हो जाएगा? 220। अब यहाँ पर देखिए कि 2 गुणित पाई का मान कितना होता है? अरे प्रश्न में दिया है और नहीं भी दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाई का मान 22/7 होता है। और यहाँ पर रख देता हूँ मैं 22/7 और गुणित r और बराबर से कितना है? 220। मुझे एक बात बताइए कि 220 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ना। अब ध्यान देना, इधर एक तो है ना, तो इधर रहने दो r। ये सब गुने में है ना, गुने में अंश वाली संख्या हमेशा नीचे की ओर जाती है और हर वाली मतलब नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर जाती है। तो देखिए ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? 220 बटे अंश वाली संख्या है हमेशा नीचे जाती है 2 गुणित 22 और हर वाली संख्या हमेशा ऊपर जाती है, यानी कि 7 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और मुझे एक बात बताइए कि r का मान ज्ञात करना है तो r को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर कर दो, तब तो r का मान ज्ञात करेंगे हम। अब देखिए 22 से 10 बार कैंसिल हो गया, 22 का 22 और 1 शून्य तो 1 शून्य है और 2 से ये 5 बार खत्म हो गया, 2 पंचे 10। तो क्या बच गया आपके पास में? r का मान बच गया हमारे पास कितना? 5 गुणित 7 और 5 गुणित 7 कितना होता? 35। इकाई क्या रहेगी? अरे भाई परिधि 220 मीटर थी तो त्रिज्या भी क्या रहेगी? मीटर में रहेगी। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? इतना मीटर। मतलब वृत्त की त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, चलिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई ना। वृत्त की त्रिज्या कितना है? 35 मीटर है। मुझे एक बात बताइए, अभी आधा क्वेश्चन हुआ अपना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की हमने, यहाँ तक क्वेश्चन को हल किया। अब ध्यान देना, इधर इस खेत की ₹50.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी चाहिए। तो खेत की जुताई करने का व्यय कितना होगा, कितना खर्च आएगा, ये यहाँ पर पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, ये वाला। हाँ, आ गई बात समझ में? इतना क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया कि पूरा कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर को जुताई करने का, देखिए ध्यान देना इधर, इतनी जुताई करने का कितना खर्चा आता है? 50 पैसे बोल दो या 0.5 रुपये बोल दो, फिर 0.5 रुपये, 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 ऐसा खर्चा आ रहा भैया, आ रहा कि नहीं? ये सारे इतने 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 ऐसे खर्चे आ रहे हैं। तो क्या होगा? जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में क्या कर देंगे? इतने का गुना कर देंगे तो कुल व्यय पता चल जाएगा हमें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा? पाई r का वर्ग। सही है क्या? पाई r का वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, पाई का मान कितना है? 22/7।
और आर का मान कितना है, आर का मान तो अभी निकाला ना हमने, तो 35 गुणित 35 कर दूं क्या, 2 बार है तो, अरे 35 का वर्ग, आर का वर्ग मतलब 35 का वर्ग। और देखिए 7 का 7, 7 5 35, कितना हो गया, 22 पंचे 110। देखिए 22 गुणित 5 गुणित 35, इतना बचा ना। तो देखिए 35 दूनी 70 का शून्य हासिल आया 7, 35 दूनी 70, 70 और 7 77, इतना हो गया। और गुणित 5 करना बाकी है, और ये हो गया शून्य का शून्य, 5 7 35 और बचे 3, 5 7 35 और ये 38, इतना यहाँ पर हो गया। कहने का मतलब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 3850, हाँ 3850 वर्ग मीटर, इतना पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। लेकिन 1 वर्ग मीटर की जुताई करने के लिए 0.5 रुपये का खर्च आता है। तो इतने वर्ग मीटर को जुताई करने के लिए कितने का खर्च आएगा भैया। एक टाफ़ी आपको 10 रुपये की मिलती है, तो 10 टाफ़ी कितने की मिलेगी, हैं 10 टाफ़ी कितने की मिलेगी, क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि वृत्ताकार 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 खेत की जुताई का कुल खर्च बराबर से कितना हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल गुणित दर, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितनी दर लग रही है वो हो जाएगा। खेत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 3850 गुणित 0.5, और शून्य लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। अरे भाई दशमलव के बाद में आखिरी में शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो चाहो तो इस शून्य को हटा दो, ठीक है। अब देखिए दशमलव लगाए, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ गुना करते तक, ठीक है, गुना करते तक दशमलव को भूल जाओ और सिंपल गुना करो जैसा गुना करते हैं। देखना 5 0 0, 50 25 के 5 बचे 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 42 के 4 और 5 दिया 15, 15 और 4 19। दशमलव का आप खेल चालू हो जाएगा, गुना कर दिया, कितने अंकों के बाद दशमलव दोनों मिला के, तो केवल यहीं पर तो है, इधर तो कोई दशमलव नहीं है, तो दोनों मिला के जो दशमलव है वो 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1925 और क्या है रुपये, इतने रुपए का खर्चा आएगा भैया। पूरे जो वृत्ताकार खेत है उसकी जुताई करने का इतने का खर्चा आएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः दिए गए खेत की जुताई का कुल खर्च कितना होगा, रुपये इतना होगा, ऐसा लास्ट में आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आसान काम है, और एक बार बिल्कुल शॉर्टकट में समझ लो, पहले इसको नोट कर लेना और नोट करने के बाद में फिर समझना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कुछ पेन चलाऊंगा। देखना बड़ा सिंपल सा मामला था कि भैया आपका जो खेत है ना वो कैसा था, वृत्ताकार खेत था, कैसा था, वृत्त के आकार का खेत था, ये ऐसा, क्लियर। अब हमें क्या करना था, इसमें जुताई करना था, उल्टी बात करो, देखिए इसमें क्या करना था, जुताई करना था, और ये अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है इसको। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार है इसलिए पाई आर का वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब तक आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम तब तक क्षेत्रफल ज्ञात करना मुश्किल है। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी, बस इस बात को आपको पता करना है, ठीक है। चलिए जुताई करना है ना इसकी, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और 1 वर्ग मीटर में जुताई का कितना खर्च आता है, तो आपको ये भी दिया है भैया इतना खर्च आता है। जितना भी क्षेत्रफल पता चलेगा उसमें इसका गुना कर दो,
तो आपको कुल खर्च पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर? चलिए इतनी तो बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि आर का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसका कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर क्लू दिया जाएगा। अब क्लू कैसे दिया जाएगा तो देखना, आपको बोला है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च लगता है और कुल खर्च कितना होता है, इतना होता है। तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो परिधि है, परिधि बराबर से क्या हो जाएगा, कुल खर्च, इसको बनाने का जो खर्च है वो, और उसको 24 से भाग देंगे क्योंकि प्रति मीटर खर्च है ये वाला, तो आपको इसकी परिधि पता चल जाएगी। और जब परिधि पता चलेगी तो उसकी मदद से, देखिए परिधि पता चल गई और उसकी मदद से हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें उसका गुना कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक ही उदाहरण दिया था इसमें। अब देखेंगे हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे हम। ठीक है, आप पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ लीजिए, भले टाइम लगे लेकिन प्रॉपर तरीके से समझिए उसको। ठीक है, जल्दबाजी मत मचाइए। और फिर उसके बाद में समझने के बाद में नोट कर लिया, नोट से बन गए, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं हम इसकी प्रश्नावली।